नहीं, वो तो केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। रफीक खान जी नाम है उनका। इसमें क्या कहने की बात है, सब जानते हैं इस बात को, खबर छप चुकी है, हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। उस व्यक्ति का 6 महीने तक इलाज चला है और अभी भी घायल है। उनकी आंतड़ियां तोड़ दी गई मार मार करके। खास करके उसमें पाकिस्तान का जिक्र था कि किसी को पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, लेकिन बैड सेंस में है। मैं बैड सेंस में मानता हूं। और बैड सेंस आदमी का कब कब होता है, कोई आहत हो तो भी उसके बैड सेंस आ जाता है। हम हॉस्पिटल में दिखाने जाएं, हमारे सामने ठीक से व्यवहार न हो तो हमारी जो तकलीफ है वो गुस्से में बदल जाती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मन के अंदर भी काफी समय से गुस्सा इकट्ठा हो रहा था। इसलिए हो रहा था कि जब मैंने यह देखा कि 23 नवंबर 2016 को 7 नक्सलियों को लातेहर के जंगलों में मुठभेड़ में मारने वाले को के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, उसकी पत्नी के प्रति कुचेष्टा की गई। जब मैंने यह देखा कि नगर निगम के अंदर राष्ट्रगान के चलते हुए खींच करके तार तोड़ दिया गया, जब मैंने देखा कि सांगानेरी गेट के ऊपर हनुमान चालीसा होने के अपराध में वहां के महंत को रात भर थाने में बैठाए रखा, मुझे रात को 2 बजे बुलाया गया, तो मन आहत होता है। जब मन आहत होता है तो वो गुस्से में बदल जाता है। देखिए, सचेतक जी के, कांग्रेस सचेतक जी के भावुक होने की मैंने भी देखी थी वीडियो वगैरह, लेकिन हमको एक अंतर समझना पड़ेगा। एक अंतर यह समझना पड़ेगा, मैंने उस दिन भी कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम लेते समय हमारे सामने किस तरह के व्यक्ति की तस्वीर सामने आती है। अशफाक उल्लाह खान जी का नाम लेते समय हमारे सामने किस तरह के व्यक्तित्व की तस्वीर नजर आती है। अब्दुल हमीद का नाम लेते समय किस तरह की तस्वीर आती है। यह तस्वीर अगर हमारे सभी भाइयों में आए तो भारत के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। जब मन डावाडोल होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अभी ताजा 25 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को भी, खास करके उसमें पाकिस्तान का जिक्र था कि किसी को पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, लेकिन बैड सेंस में है। मैं बैड सेंस में मानता हूं। और बैड सेंस आदमी का कब कब होता है, कोई आहत हो तो भी उसके बैड सेंस आ जाता है। हम हॉस्पिटल में दिखाने जाएं, हमारे सामने ठीक से व्यवहार न हो तो हमारी जो तकलीफ है वो गुस्से में बदल जाती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मन के अंदर भी काफी समय से गुस्सा इकट्ठा हो रहा था। इसलिए हो रहा था कि जब मैंने यह देखा कि 23 नवंबर 2016 को 7 नक्सलियों को लातेहर के जंगलों में मुठभेड़ में मारने वाले को के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, उसकी पत्नी के प्रति कुचेष्टा की गई। जब मैंने यह देखा कि नगर निगम के अंदर राष्ट्रगान के चलते हुए खींच करके तार तोड़ दिया गया, जब मैंने देखा कि सांगानेरी गेट के ऊपर हनुमान चालीसा होने के अपराध में वहां के महंत को रात भर थाने में बैठाए रखा, मुझे रात को 2 बजे बुलाया गया, तो मन आहत होता है। जब मन आहत होता है तो वो गुस्से में बदल जाता है। और उस गुस्से का प्रगटीकरण होना सभ्य शब्दों के अंदर किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं। और मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि यह बैड सेंस में, गलत सेंस में, लेकिन अपराध नहीं है, किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी नौबत ही क्यों आनी चाहिए। क्यों हमको ऐसा लगे कि जयपुर के अंदर सिविल लाइंस के क्षेत्र में बिजली के बिलों का 90% भुगतान आए
और रामगंज के क्षेत्र के अंदर 40% आए, तो यह किस तरह का न्याय है? यह किस तरह का न्याय है कि एक जगह के ऊपर कोरोना के अंदर आदमी दड़बे में बंद हो जाएं और एक तरफ खुलेआम घूमकर 20-20 हजार लोगों की यात्राएं निकाली जाए। यह सब देख करके मन में तकलीफ होती है, और मन में तकलीफ होती है तो ऐसे शब्द आ जाते हैं, किसी की भावना को ठेस लगते हैं। ये मेरा कभी कोई आशय नहीं रहा। हम लोग ऐसी विधा से संबंध रखते हैं जिसमें किसी के प्रति दुराशय रखने को अपराध माना गया। इसलिए जब मुझे दलाल कहते हैं तो तकलीफ नहीं होती। आज मैंने कहा कि अगर मैं दलाल हूं तो आपकी राज्य सरकार के रहते भारत में एक ही पत्रकार को डिलीट की उपाधि दी गई, ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं दलाल हूं, केस कर दीजिए, आप बता दीजिए। हम तो आपके 100 जमीनों का हिसाब किताब नहीं चाहते, लेकिन आप बताइए कि आपके फलानी जगह पर बेनामी जमीन है, आपने फलानी जगह के ऊपर ये किया है। मैं इनको समझाता रहता हूं कि देखो, जो कुछ नजर आता है वो सब लोन पर है। हम लोग बहुत साधारण लोग हैं, इसलिए मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि हमारी जो मीडिया है उसका कर्तव्य है जन जागरण करना। मैं इसी हिसाब से चुनाव लड़कर विधानसभा में आया हूं। जब कभी भी कोई भी बात गलत लगे तो आप यह मान करके चलिए कि मैं बताए हुए किसी भी सही रास्ते के ऊपर चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने विधानसभा के अंदर एक बात जोर दे करके कही थी कि ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस का संस्थापक है, उससे मैं क्षमा नहीं मांग सकता, क्योंकि उन्होंने इटावा का कलेक्टर रहते हुए 7 क्रांतिकारियों को फांसी देने का काम किया, और 1857 की लड़ाई के युद्ध के अंदर हमारे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साड़ी पहनकर भागने का काम किया। ये इतिहास का अंग है, इनसे नहीं मांग। किसी गरीब का दिल आहत होता है तो हम उसके चरणों में समर्पित हैं। लेकिन गोपाल जी, जो बात आपने कही कि जन जागरण के लिए आप आए, दिया और सबसे ज्यादा वो बुरा लगता है, उन्होंने तो बहुत मौकों पे काम किया, आपने पाकिस्तानी कैसे बोल दिया? नहीं, किसको? मैंने कहा रफीक खान पाकिस्तानी है? मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा एक गुस्सा मन से निकला, वो अदृश्य गुस्सा था। मैंने तो नहीं कहा रफीक खान जी पाकिस्तानी है। लेकिन अगर उनको लगता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा पाकिस्तानी शब्द पर माफी नहीं मांग सकता, ए.ओ. ह्यूम से माफी नहीं मांग सकता, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से माफी नहीं मांग सकता जो भारत के विरोध में सोचता हो, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली है। आज भी मैंने प्रतिपक्ष के 1-2 नेताओं से कहा, मैंने कहा अगर मैं गलत हूं कि हमारे शौर्य चक्र विजेता की पत्नी पर कुदृष्टि डालने का काम नहीं किया, उनको अधमरा नहीं किया, उनको ST-SC के अंदर उनको धारा 307 में नहीं फंसाया गया हो, मैं सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। हमारे बगल में एक साथी खड़े थे किशनपोल से आने वाले, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा मैं तो अपनी बात कह के जीवन में कभी पलटा ही नहीं। क्या आप लोगों ने नहीं देखा है वो दृश्य जब नगर निगम के अंदर चलते राष्ट्रगान में तार खींच के तोड़ा गया? क्या कोई हिंदुस्तानी ऐसा कर सकता है? कोई कर सकता है ऐसा? जब नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं कि मेरे को केवल ये खेद है कि एक भारतीय हैं तो भारतीय के रूप में सोचिए। एक शौर्य चक्र विजेता जिसने 7 नक्सलियों को लातेहर में 23 नवंबर 2016 को ढेर किया हो, उसके मुंह पर थप्पड़, जूते, लात कैसे चलते हैं आपसे? अगर हमारे सेना के जवान और बहादुरों के ऊपर आप जूते मारने का काम करते हैं, 35 दिनों तक जेल में रखवाने का काम करते हैं, तो आप कौन से भारतीय हैं? बताइए, कौन से भारतीय हैं? आप किसी फौजी की पत्नी को बुलाना चाहते हैं और अपने को भारतीय कहते हैं। यह भारतीयता नहीं है, यह भारतीयता नहीं है। मैं
उनके प्रति कोई मेरे मन के अंदर दुराशय नहीं है, कोई दुराशय नहीं है। हम लोग उस परंपरा में पले हुए नहीं हैं, लेकिन उस परंपरा में पले हुए हैं कि जब भगत सिंह जी के पिताजी ने लिखा कि मेरा बेटा उस दिन वहां नहीं था, तो भगत सिंह जी ने चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को कि आप अपने को मेरा पिता मत मानिए, मैं वहां था और मैंने किया है। तो मैंने बार बार सदन के अंदर कहा, ए ओ ह्यूम हमारे क्रांतिकारियों के हत्यारे से वो कांग्रेस का संस्थापक है, तो मैं माफी मांग लूं, ये संभव नहीं है। सर क्या रफीक खान फिर से अगर बोलेंगे किसी भी इशू पे तो यही वर्ड आपके दिल से निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, उस दिन भी रफीक खान ने अपने ऊपर इसलिए लिया क्योंकि मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने नहीं कहा रफीक खान पाकिस्तानी है। मैं तो मानसिकता की बात करता हूं। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्त होइए। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि हम उस मानसिकता से मुक्त हों। मेरे मन के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। अशफाक उल्ला खान के पौत्र मेरे गहरे मित्र हैं। मैं क्रांतिकारी परिवार संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूं। मैं देश को नहीं भूल सकता। नहीं, वो तो केस चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर। रफीक खान जी नाम है उनका, इसमें क्या कहने की बात है? सब जानते हैं इस बात को, खबर छप चुकी है, हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है, हाईकोर्ट में चल रहा है। उस व्यक्ति का 6 महीने तक इलाज चला है और अभी भी घायल है। उनकी आंतड़ियां तोड़ दी गई मार मार करके। देखिए, मैं आपको एक जनरल बात बताता हूं, मैं इसमें पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूं। मेरे निजी विचार ये हैं कि स्कूल के अंदर चल रही परीक्षा के अंदर कोई भी चीज परीक्षा में और बालकों के दिमाग पर असर डालने वाली नहीं होनी चाहिए। तो आप मानते हैं होली के रंग नहीं लाने चाहिए? आप मेरे को ये बताइए कि आप अपने बच्चे को कहेंगे कि तुम्हारी परीक्षा के समय तुम रंग लेके जाओ? मदन दिलावर जी किस प्रकार की बात? देखिए, मैंने कहा कि मैं प्रवक्ता के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं कि हमारा बेटा परीक्षा देने जा रहा होगा तो हम उससे कहेंगे। तो आप मतलब मदन दिलावर जी मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं। ये बताइए कि जो उन्होंने कहा कि सीबीएसई को लिखेंगे कि मान्यता रद्द क्यों नहीं होनी चाहिए, वो सरकार का फैसला है, तो आप नहीं उससे agree वो करते? उसके लिए मैं मदन दिलावर जी के एग्री होने नहीं होने से मतलब नहीं रखता। मैं उस तरह का पत्रकार रहा हूं जिसके जीवन में कभी खंडन नहीं आया। मेरे सामने वो बोले होते, मेरे सामने कोई प्रथम दृष्टया सबूत होता, मैं स्वीकार करता। मैं किसी के कही हुई बात के ऊपर अपना जवाब देने को ये मानता हूं पर आप स्कूल को सही मानते हैं, अपरिपक्वता उन्होंने जो है। सर्कुलर जारी किया उसको मेरा ये कहना है कि परीक्षा के समय बच्चे का ध्यान परीक्षा के प्रति केंद्रित रहे, भटकाने वाला नहीं होना चाहिए। आप स्कूल से सहमति रखते हैं। चलिए ये बताइए कि लेकिन परीक्षा देने के बाद अगर वहां पर मैदान में बच्चे होली खेलते हैं तो उसमें कोई एतराज नहीं है। अगर बच्चे बाहर आकर के होली के गीत गाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं उन्होंने है। कहा कि हम तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन स्कूल के आप बाहर क्या कर रहे हैं उससे कुछ मतलब बस नहीं है स्कूल। बस स्कूल के वहां पर जो स्कूल के अंदर अगर वो प्रांगण के बाहर अगर वो अगर वो चर्च कर रहे से संबंधित कार्यक्रम करते हैं स्कूल के अंदर, तो होली के ऊपर उनको क्यों एतराज होना कह रहे चाहिए? हैं कि उन्होंने वो दिवाली क्रिसमस ईद से पहले भी सर्कुलर जारी करते हैं स्कूल करते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं वहां, वो लोग कार्यक्रम करते हैं। मेरा कहना है परीक्षा के दौरान ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल होना चाहिए कि बच्चे का मन पढ़ाई और परीक्षा की तरफ। धन्यवाद, बहुत बातें पूछी आपने।